नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज से हम साइंस का क्लास 10th के जो एक इम्पोर्टेंट लेसन है लाइफ प्रोसेस, जो बायो का पहली यूनिट जहाँ से शुरू होती है उस लेसन की शुरुआत करते हैं वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इस लेसन का नाम लाइफ प्रोसेस क्यों पड़ा और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें आगे चल के 11th या 12th में अगर हम बायो एज अ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो हमें इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो, जैसे क्या नाम है, लाइफ और प्रोसेस। ठीक है, जो लाइफ जो है और लाइफ साइंस जो है इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि साइंस एक ब्रांच है और लाइफ प्रोसेस जो है वो इस लेसन का क्या है बच्चों, नाम है। ठीक है, लाइफ मतलब जीवन जो भी चल रहा है हमारा, और उसकी प्रक्रियाएं मतलब कि प्रोसेस कैसे कैसे चलता है। तो देखो, लाइफ कैसे चल सकती है किसी भी इंसान की, जैसे कि क्या, अगर आप अपनी रूटीन बनाते हो तो आप क्या करते हो, रूटीन में एक्सरसाइज करते हो, फिर उसके बाद खाना खाते हो, उसके बाद वही प्रोसेस दिन भर आपकी चलती है, खाना खाना, एक्सरसाइज करना, अपना कुछ काम करना, जिस हिसाब से आपका डेली रूटीन होता है वैसे ही लाइफ का भी एक रूटीन होता है कि कैसे आप खाना खा रहे हो, उसके बाद खाना जा रहा है पेट के अंदर, खाना पच रहा है, उसके बाद आपको एनर्जी मिल रही है, कैसे कैसे चीज़ों को डिवाइजेशन होता है वो हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, ये तो रही इस टॉपिक के नाम की बात। अब सबसे पहला जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बच्चों न्यूट्रिशन क्या होगा, पोषण, पोषक तत्व जो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ के लिए बच्चों, और किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर आप 11th क्लास में लेते हो तो आपको पता चलेगा कि बायो में क्या होता है, दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लिख देता हूँ यहाँ पे, एक होता है माइक्रो और एक होता है क्या, मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब जिनकी ज़रूरत है आपको लेकिन कम मात्रा में ज़रूरत है। ठीक है, और मैक्रो क्या होता है, जिनकी ज़रूरत है आपको और वो किस चीज़ में है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत आपको क्या है, कम मात्रा में है, और इसकी ज़रूरत क्या है आपको, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। आगे चल के हम लाइफ प्रोसेस में ये भी देखेंगे कि इनका जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार का है, कि ऑटोट्रॉफिक है, हाइड्रोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है, और किस किस प्रकार के इनके न्यूट्रिशन का हो रखा है, क्या डेवलपमेंट कैसा है, क्योंकि हर प्रजाति में अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन का स्टेटस चल रहा है। हमारे में हेटेरोट्रॉफिक है, प्लांट्स जिन्हें हम पादप कहते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ऑटोट्रॉफिक होता है। सेप्रोट्रॉफिक्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे जनरली रहते हैं। फिर एक पैरासाइट भी होते हैं। तो इनका कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हो रखा है, ये जो मैंने आपको बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये बेसिकली मैंने एलिमेंट्स के बेस पे बता रखा है, जिनमें कुछ इनका कुछ अमाउंट होता है, जितना प्रेजेंट, इससे कम अगर प्रेजेंट होगा तो दिक्कत हो जाएगी बॉडी की, और अगर इससे ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी बॉडी की। तो ये दोनों जो चीज़ हैं ये मेरा एक स्टेटस पे नहीं है, मतलब एक हायरार्की पे नहीं है, ये एलिमेंट के बेस के ऊपर है। ठीक है बच्चों, ये एलिमेंट्स जो आपने पढ़ाई रखा होगा, इससे पिछले केमिकल रिएक्शंस में आप एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, कार्बन में भी अपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ, तो कार्बन भी एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट है। लेकिन इसमें हम किसकी बात करते हैं एलिमेंट्स में, जैसे CHON हो गया, मतलब कि क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी बड़ी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरोन हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। तो इस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स क्या क्या प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन हमें जो बेसिकली गौर करना है वो किस प्रकार के न्यूट्रिशन पे गौर करना है, इनके स्टेटस पे, ट्रॉफिकल ऑर्डर्स में, इनकी हायरार्की पे। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक हो गया, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर एक होते हैं हिटोट्रॉप्स, हिटोट्रॉप वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और फिर एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और एक और होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। ठीक है, तो ये थोड़ा होमवर्क है कि आप मुझे बताइए कि सेप्रोट्रॉप्स में और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से कौन डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है और कौन जिंदा चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स को लेता है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं और स्टोमेटा में किस किस प्रकार की मॉडिफिकेशन आती है।
मैं जानता हूँ कि आपका सिलेबस कहाँ तक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा डीप में बताता हूँ, जो कि एडेप्टेशन के तौर पे ग्रीन प्लांट्स में शुरू हुआ। तो देखो, जैसे हम बात कर रहे थे किसकी, ऑटोट्रॉफिक की, ऑटोट्रॉफिक कह सकते हैं। जनरली क्या होते हैं इसमें, ग्रीन प्लांट्स को, है ना, ग्रीन प्लांट्स आते हैं इसमें। तो क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी हैं। सबसे पहले क्या, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास एक चीज़ होती है जिसका नाम क्या होता है, और स्टोमेटा। स्टोमेटा जनरली सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्टोमेटा से ही क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में हमारी लंग्स ज़रूरत है, वैसे ही स्टोमेटा जो है उसकी ज़रूरत है किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। ये क्या करता होगा, रेस्पिरेशन में काम करता होगा, है ना, ऑक्सीजन का अपटेक, और क्या क्या करता होगा, ट्रांसपिरेशन में भी काम करता होगा, है ना। एक और प्रोसेस है जिसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा, इसका नाम है गटेशन। मुझे बताना आप कि ट्रांसपिरेशन में और गटेशन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसपिरेशन के लिए तो स्टोमेटा यूज़ होता है, लेकिन गटेशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गटेशन का कौन सा ऑर्गेनल जो है या कौन सा जो पार्ट है एक प्लांट का वो कौन सा यूज़ होता है। दूसरा जो टाइमिंग ट्रांसपिरेशन की क्या होती है और ट्रांसपिरेशन के बाद गटेशन की टाइमिंग जो है वो क्या होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब क्या, रेस्पिरेशन जनरली थोड़ा ब्रीथिंग से कनेक्ट करके बताता हूँ, ना कि मेटाबॉलिकली इसको कनेक्ट करके बताता हूँ। देखो अब आप सोच रहे हो कि रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और मेटाबॉलिकली क्या डिफरेंस है। जनरली आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जनरली ग्लूकोज का बनना होता है ना। जो ग्लूकोज होता है वो बनता है C6H12O6, है ना, और साथ में उसके क्या बनता है, H2O बनता है, और क्या बनता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप मुझे बताने की क्या बनता है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने पूरी जानबूझ के नहीं लिखी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये बताओ, और इसके मोल्स को बिल्कुल भी गलत मत करना कि कहीं पे 6 होते हैं, कहीं पे 12 होते हैं, क्या होते हैं वो आप मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी बड़ी नहीं है। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स का ही ये पूरा एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है। ये मैं रटवाऊंगा नहीं, ना ही मैं इसकी कोई ट्रिक बताऊंगा। हाँ, लेकिन अगली क्लास में जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको ये याद करने का तरीका ज़रूर बता दूंगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा था कि रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में और जो मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि मुझसे भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा फंबल हो जाता है, क्योंकि मैं जनरली जो है वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अपना बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। धीरे धीरे मुझे भी थोड़ी आदत हो जाएगी ना, तो मैं आपसे ये बात लिख के देता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा मैं बिल्कुल ढंग से पढ़ाऊँ आपको, एक भी पॉइंट मेरा जो वो मिस ना हो वीडियो में, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या होता है, ब्रीथिंग, ठीक है, और एक होता है मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन किसी भी चीज़ का। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको भी ये भी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म में भी 2 प्रक्रिया होती हैं, इसको एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और एक को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा मैं ना 11th से भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ना आपको ऐसा ना लगे कि मतलब मैं बिल्कुल लेके आया और बिल्कुल डायरेक्ट आपको परोस दिया, ऐसा नहीं। स्पून फीडिंग जो एक आदत होती है ना वो बहुत घटिया होती है। मैं जानबूझ के आपको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जानबूझ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर हिंदी में देखें तो कट करना, मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, है ना। किसी चीज़ से जब भी हम एनर्जी लेते हैं तो उस चीज़ को हम ब्रेक डाउन करते हैं, और जब किसी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया चलती है तो उस चीज़ को हम जोड़ते रहते हैं साथ में, ताकि हमारे प्रोसेस जो है वो आगे एक बिल्डिंग ब्लॉक बने। जैसे कि अगर आपको घर बनाना तो आप ईंटों को जोड़ते हैं, और घर तोड़ना तो क्या, ईंटों को तोड़ते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो अब देखो बच्चों, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग सिंपली यही होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना। आपने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया, ठीक है। ये प्रोसेस सिंपली क्या है, ब्रीथिंग है। लेकिन जब आप रेस्पिरेशन करते हो और मेटाबॉलिकली आप ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ते हो, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता और आता ही नहीं है।
ऑक्सीजन जाता है तो किससे मिल जाता है जाके, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद वो पूरी बॉडी ट्रेवल करता है, उसके बाद पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करवाता है ना, ऑक्सीजन के रूप में ही पूरी बॉडी में जाता है। हम उसी से तो एनर्जी लेते हैं, उसी से फिर आगे चल के जो प्रोसेसेस होती हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी होगी, आगे जाके ये एक मेटाबॉलिकली पाथवे चलता है, कैस्केड चलता है, जिसमें क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस होती है, जिसमें फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है, फिर वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता चला जाता है, जिससे क्या होगा ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे चलेगा, उसके बाद वहाँ पे TCA चलेगा, जो कि आपने नहीं सुना अभी तक 10th तक, क्योंकि नहीं होता ये पाथवे, 11th में जाके आप पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक पाथवे होता है, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के 2 यूनिट होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब 12 नहीं 6 का है, 3 और 3 में जब टूटेगा तो उसमें पायरुवेट बनता है, उससे फिर वो और नीचे की प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा नीचे जाती है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है, जो आप अभी नहीं 11वीं में पढ़ेंगे, और फिर वो एनर्जी से ATP बनाते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूँ, इस लेसन में कहीं ना कहीं आपको ATP के बारे में अगर बता रखा है तो ठीक है, नहीं बता रखा होता है तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी की यूनिट जो होती है वही ATP होती है। ATP क्या होता है, मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एनर्जी की जो करेंसी होती है, जैसे कि ठीक है आपको अमीर बनना है, लेकिन आप अमीर किस टर्म्स में बनना चाहते हैं, मतलब क्या अमीरी आप कैसे बताओगे कि, मतलब किसी को कैसे बताओगे कि मैं अमीर हूँ, जाहिर सी बात आप ये बोलोगे ना कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसे मतलब क्या रुपए हैं आपके पास, वैसे ही आपके पास कितनी ज़्यादा एनर्जी है उसकी एक करेंसी है, वो करेंसी क्या है एनर्जी की, उसको हम क्या कहते हैं ATP कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यही प्रोसेस जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जाता है यही ATP बनाता है। तो जब कोई प्रोसेस हमको एनर्जी देता है, सांस लेना और छोड़ने के थ्रू ऑक्सीजन का जो रोल होता है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि ब्रीथिंग जनरली सांस लेना और सांस छोड़ना, उसमें कोई भी हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। और ये मेटाबॉलिक मैंने बता रखा है कि मेटाबॉलिज्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सारा टॉपिक मैंने शुरू क्यों करा, क्योंकि मैंने आपको स्टोमेटा बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा से ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान और प्रदान होता है, लेता है एक पेड़ ऑक्सीजन और क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, इसलिए प्रोसेस मैंने आपको बताया। ये प्रोसेस मैंने शुरू करा प्लांट में, और धीरे धीरे ये प्रोसेस मैंने इसमें भी कनेक्ट करा। किसमें बच्चों, प्लांट से ये प्रोसेस मैंने कनेक्ट करा ह्यूमंस में, जनरली ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रोसेस देखा जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ये चीज़ें जो होती हैं, बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की अपना सर्वाइवल बचाने के लिए, है ना। जिसके पास एनर्जी नहीं होगी वो सर्वाइव कैसे करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने क्लोरोफिल के बाद स्टोमेटा के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, जनरली ग्रीन प्लांट्स में ये एक पिगमेंट का प्रतीक होता है। जनरली अब ये क्या होता है, एक लिपिड होता है। ठीक है, लिपिड में भी ये क्या होता है, कैरोटीनॉइड होता है, जिसके बारे में मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, मैंने बस नाम ही बताया, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक जनरली 40 कार्बन का कुछ होता है इसमें। ठीक है, ये मैंने इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसके भी बहुत प्रकार होते हैं क्लोरोफिल के, हर चीज़ का क्लोरोफिल अलग होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन क्लोरोफिल होता है। टमाटर जो होता है ना, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, आप बताओगे मुझे। ल्यूकोपिन कुछ भी हो सकता है, मतलब ल्यूकोपिन भी हो सकता है, मतलब जो जो डिफरेंट प्रकार के हमको वेजिटेबल दिखते हैं, जैसे ऑरेंज दिखता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं, उनका जो कलर होता है ना, उनका जो पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल के डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो उन्हीं की वजह से जो उसमें कलर जो है हमें वो दिख पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक्स में क्लोरोफिल और स्टोमेटा। क्लोरोफिल तो आपको पता ही है किस में होगा, प्लांट्स में होगा, हम में तो क्लोरोफिल होते नहीं, हम तो हरे दिखते वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक जो है वो किस में होता है बच्चों, ये प्लांट्स में देखा जाता है ये जनरली। ठीक है, जनरली बोला है मैंने, ये नहीं बोला हमेशा प्लांट्स में ही देखा जाता है, क्योंकि प्लांट्स में भी कुछ कसकट्टा वगैरह के प्लांट होते हैं जो कि जनरली क्या होते हैं, पैरासाइटिक थोड़ा नेचर दिखाते हैं। वो पिक्चर प्लांट भी आपने देखा होगा, इंसेक्टिवोरस होते हैं, वो क्या करते हैं कि फ्लाई को ट्रैप कर लेते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप का भी बारे में भी आपने सुना होगा, फ्लाई को ट्रैप कर लेते हैं और थोड़ा हेटरोट्रॉपिक नेचर भी वो शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑटोट्रॉफिक्स में मैंने आपको बता दिया क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि एक पिगमेंट का प्रकार होता है, स्टोमेटा होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज करने के समय हमारे काम में आता है। ठीक है बच्चों, अब हम इस प्रोसेस में थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों हम स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक स्टोमेटा आपने देखा होगा, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हरे होते हैं, पानी की प्रचुर मात्रा उनको मिलती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी उनके जीवन में गरीबी नहीं आती, मतलब कि वो कभी स्ट्रेस कंडीशन में जाते ही नहीं, उनको कभी दिक्कत ही नहीं पड़ती, वो ड्राई में होते ही नहीं, मस्त रहते हैं हरे भरे हमेशा। ठीक है,
तो उनका जो स्टोमेटा रहेगा वो मस्त तरीके से बड़ा बड़ा दिखेगा हमको, है ना। और एक होते हैं बिल्कुल वो चिपक जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उनके बीच में जो जगह है, यहाँ पे जो आप जगह देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ ऐसे, यहाँ पे जो पोर है इन्हें क्या कहेंगे हम, ओपन, ठीक। और इस केस में जो पोर है, मतलब जो इनके बीच में जो जगह है वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो ओपन नहीं है, ठीक है। इस केस को हम कहते हैं संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा जनरली एरिड कंडीशन, ड्राई कंडीशन में देखने को मिलता है हमको। ड्राई कंडीशन का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसी कौन सी भारत की जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी वगैरह रहती है और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, वहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स के वो ऐसे होते हैं, मतलब उनमें जो पोर होता है वो बहुत कम ही क्लोज रहता है, मतलब वो दिन भर जो रहता है क्लोज वो बिल्कुल बंद रहता है। क्योंकि देखो जहाँ पे आपके पास अगर पानी की कमी है तो आप क्या करोगे, आप उस पानी को बहुत ज़्यादा संरक्षित करने की कोशिश करो कि ये पानी आपसे कोई भी लेके ना जाए। तो इनके जो स्टोमेटा रहते हैं वो पार्शियली क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं हमेशा, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा ओपन होंगे। और डे के टाइम तो आप भूल ही जाओ कि ओपन रहेंगे, डे के टाइम तो वो क्लोज ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो डे के टाइम ओपन रहेंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा उनका, फिर वो पानी लेंगे कहाँ से। लेकिन जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी की जिनके पास पूरी पर्याप्त मात्रा होती है, ढंग से पानी बिल्कुल मस्त तरीके से अवेलेबल होता है, उनका जो पोर रहता है वो डे के टाइम जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं ओपन रहता है। इनमें भी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की टाइमिंग थोड़ी अलग होती है। आप मुझे बताना कि ऐसे कितने प्रकार के प्लांट्स हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं और उनका एरिया क्या है जो कि क्लोज रहते हैं डे टाइम पे, क्या क्लोज रहता है, क्या स्टोमेटा उनका, ठीक है। ये मैंने थोड़ा होमवर्क दिया आपको, आप मुझे बताएंगे कि ऐसे कितने प्लांट्स हैं, ऐसे कितने प्लांट्स की फैमिली है जिनके स्टोमेटा जो रहते हैं वो क्लोज रहते हैं, और ऐसे प्लांट्स में जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है। एक और चीज़, ऐसे प्लांट्स में जो होता है वो रूट सिस्टम कैसा होगा, ठीक है बच्चों। ये आप मुझे बताएंगे कि उनके प्लांट में रूट सिस्टम जो है वो कैसा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब ये प्लांट्स वगैरह का हो गया, अब हम थोड़ा आगे की तरफ जो मूव करेंगे उसमें हम आपका एक प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस में ही, जिसे हम क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसके बारे में, उसके डायग्राम के बारे में थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कि वो किस किस प्रकार के एंजाइम जो है वो सिक्रेट करता है, और वो जो प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनाल का उसमें क्या क्या जो है क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, और जो ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, जो कि अपने बचपन में भी देखा हो भी सकता है, नहीं भी देखा हो सकता है। जनरली ये हम क्या देखते हैं जब भी हम किसी क्लिनिशियन या मेडिशियन के वहाँ पे, डॉक्टर के वहाँ पे जाते हैं, तो ये एक डायग्राम सा होता है, ऐसे ही ऐसा मुंह बना रखा होता है उसमें, और ऐसे डायग्राम दिखा रखा होता है ना। ऐसे डायग्राम देख रखा होगा आपने, उसमें ऐसे बना रखा होता है, फिर आगे फर्दर ऐसे ऐसी यहाँ पे कुछ होता है पत्ते जैसा दिखने वाला, यहाँ पे एक चीज़ होती है गोलाकार में, यहाँ पे इसी से यहाँ पे एक कोई डक्ट जैसा निकल रखा होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम ये जो डायग्राम है इसका नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। ये क्या होता है, ओरल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी क्या होती है, फिर इसमें ये क्या होता है, स्टोमक क्या होता है, इस प्रोसेस को जो हम बना रखा है इसको क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं, लिवर। इसमें ये क्या हो रखा होता है, ये क्या हो रखा होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, डक्ट सिस्टम है। तो ये क्या होता है, ये होता है गॉल ब्लैडर, और ये जो होता है ये क्या होता है, बाइल डक्ट, ठीक है। कलर सिक्रीशन जो होता है हमारी बॉडी में, देखो एक बीमारी का नाम आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में बताता हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ। इसे कहते हैं ओरल कैविटी, जहाँ से खाना खा रहे हैं जनरली। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी, नाक वाला पोर्शन, इसको क्या देते हैं हम, ओसोफेगस।
यहाँ पे एक पोर्शन होता है जहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, हम उसको कहते हैं लेरिंग्स। नीचे जब ये प्रोसेस जो आता है वो लंग्स से जाके कनेक्ट होता है, वहाँ पे हम देखते हैं ट्रैकिया। यहीं पे आसपास हमारे गले के, ये थोड़ा मैंने नीचे कर दिया आपको बताने के लिए, जनरली इतना नीचे तो नहीं होता क्योंकि यहीं पे ओसोफेगस होता है, उसके बाद जो लंग्स शुरू हो रखा होता है यहाँ से आसपास से ही उसी 2 पोर्शन में होता है। और फिर यहाँ पे जो होता है इंटेस्टाइन से पहले जब हमारा लंग्स खत्म हो रहा होता है, जहाँ पे ये लंग्स के अंदर जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं डायफ्राम, जिसके ऊपर जो होता है ये पूरी कैविटी होती है, थोरेसिस कैविटी ऊपर की तरफ होती है। और नीचे जो होता है हमारा वो क्या होता है, नीचे फिर हमारा वो होगा मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज वगैरह, ये सारी प्रोसेस नीचे होती है। हमारे ये जो लंग्स का जो पोर्शन है, जो अपने आखिरी जो फेफड़े का जो पोर्शन आप पकड़ते हो, उसके नीचे जस्ट नीचे ही एक इलास्टिक जैसा एक बोन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। जनरली आपने कभी कभी देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है इंसान का, उसको कोई चोट नहीं लगी होती, थोड़ी देर बाद उसको अगर कोई भी सीने वगैरह की चोट लगी तो देखना उसको कोई चोट नहीं लगी होती, वो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, पानी वानी पिएगा, थोड़ा देर इधर उधर चलेगा और वैसे ही गिर जाएगा और आपको पता चलेगा कि ये मर गया बंदा। तो जनरली क्या होता है, जब भी आपको ऐसी जगह पे चोट लगती है तो आपका अगर डायफ्राम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, तो उससे सडन डेथ बिल्कुल हो जाती है। ये डायफ्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें थोड़े से भी रैप्चर हो गया या कोई भी दिक्कत हो गई तो डायफ्राम, एक तो ये है कि नॉर्मली भी इंसान में बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर डायफ्राम वगैरह में कोई दिक्कत हो गई तो एक तो क्या होगा, उसके डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाएगी, जो बच्चा जो होने वाला है उसकी भी डेथ हो सकती है, और जो मदर है उसको भी उससे दिक्कत हो सकती है। तो डायफ्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायफ्राम ही पूरे ऊपर के भार को जो है वो संभाले हुए हमारी बॉडी के पोस्चर को क्या करता है, एक तरह से सपोर्ट करता है सीधे खड़े होने के लिए भी। वो बैकबोन तो करता ही है, लेकिन जो डायफ्राम है वो भी मदद करता है ताकि आपकी थोरेसिस कैविटी को और नीचे वाले पोर्शन को एक सेपरेटर की तरह के, एक दीवार की तरह दोनों में सेपरेशन ला सके। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं क्या बता रहा था, एक डिजीज़ के बारे में बता रहा था जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, पीलिया कहते हैं हिंदी में जिसको, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बाइल होता है, जो बाइल डक्ट के थ्रू जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, उसमें क्या होता है कि 2 पिगमेंट होते हैं बाइल डक्ट में, एक का नाम होता है बिलिरुबिन और एक का नाम होता है बिलिवर्डिन। जनरली बिलिवर्डिन ग्रीन कलर सिक्रेशन करने के लिए काम करता है और बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर सिक्रेट करने के काम में आता है। तो आपको जब भी पीलिया होता है या लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, वैसे तो आजकल तो जनरल सी बात है, कॉमनली अगर आप चेक करोगे जैसा लाइफ स्टाइल हेल्दी हो रखा है, मुझे लगता है कि 50% या 40% लोगों को फैटी लिवर कहीं ना कहीं माइनर या मेजर का सामना करना पड़ता हो, खाना नहीं पचता होगा, भारी भारी सा लगता होगा। जो ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स नहीं, जो ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हो, जंक फूड्स खाते होंगे, उन लोगों में ये समस्या जनरली देखने को मिलती है। अनहेल्थी लाइफस्टाइल इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो जॉन्डिस में जो बाहर की चीज़ें खाते, गंदा पानी पी लेते हैं, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि हमारा लीवर जो है वो एक 90% तक बिल्कुल सहनशीलता दिखाता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लीवर खराब हुआ है, लेकिन जब वो 90% से जैसे आगे क्रॉस करेगा आपकी हालत वो ऐसी कर देगा, मतलब आपको लगे कि मतलब अब तो गए, अब तो जाने वाले हैं। तो ये जॉन्डिस एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी है, इसमें फिर आपको बिल्कुल सब कुछ जो है खाने पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ता है। तो होता क्या है कि इसी की वजह से शरीर का कलर जो होता है वो पीला पड़ने लग जाता है क्योंकि एक्सेस सिक्रेशन होता है बाइल जूस का, बिलिरुबिन का, जिसकी वजह से पूरा शरीर जो होता है वो पीला पड़ने लग जाता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। वो लीवर में जो होता है उस समय इन्फेक्शन चल रहा होता है, तो उसको जो हमारी बॉडी खुद से हील करने की कोशिश कर रही होती है, तो उसमें एक बहुत लंबा समय लग जाता है, 1-1.5 महीने तक लग जाता है उसको सही होने में। तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे देखो ओरल कैविटी में भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। देखो आजकल क्या है, मैं ये गलत नहीं बोल रहा, लेकिन होता क्या है ना कि आप जो कोलगेट वगैरह करते हो, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, चलो ठीक है, जो भी हम टूथपेस्ट वगैरह करते हैं उन सब में क्या होता है ना कि उन सब की कभी कंपोजिशन देखना कि उनमें क्या क्या मिला पड़ा होता है और फिर सर्च करना कि इनमें से कितने % जो है वो डिटर्जेंट यूज़ हो रखे हैं। वो हमारे सलाइवा के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बेसिकली हमारे सलाइवा का जो pH होता है वो बेसिक होता है। हम जब भी ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, वो जनरली हमें बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली होती है जो कि हमारे इनेमल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे दांत उम्र से पहले पीले पीले दिखने लग जाते हैं, दांतों में कीड़े लगने लग जाते हैं। आप ये सब छोड़ो, अगर आप एक नीम का दातुन भी करते हो ना रोज़, तो आपके दांतों पे उसका असर दिखेगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और साथ ही में उसके अंदर कोई भी जो ये
फालतू के कंपोजिशन केमिकल कंपाउंड्स नहीं है। मतलब आजकल के टूथपेस्ट में क्या होता है ना कि जनरली केमिकल कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिटर्जेंट वगैरह उसमें खुल के डाल रखा है और पता नहीं वो कैसे कैसे सरकारी संस्थाएं उनको अप्रूव कर देती है। ये तो मतलब खतरनाक है। उनका देखना उन सबके अंदर सोडियम लोराइल सल्फेट ज़रूर आपको दिख जाएगा, जो ज़्यादातर में अगर आप चेक करोगे ना तो मैं बता सकता हूँ कोई सी भी ब्रांड का आप टूथपेस्ट लेना उसके अंदर आपको सोडियम लोराइल सल्फेट दिख जाएगा। मैं गारंटी कह सकता हूँ। ये डिटर्जेंट होता है जनरली, इसका इस्तेमाल होता है दांतों के लिए, फैन झाग बनाने के लिए, जो मस्त तरीके से एक ढंग से भर के हम लेते हैं और झाग बनाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उससे ओरल कैंसर हो सकते हैं, माउथ के कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, सलाइवा को वो डिस्टर्ब करता है क्योंकि हम लोग घोट भी जाते हैं कभी कभी उसको, बच्चे तो खा भी जाते हैं, उनको मीठा लगता है वो, तो बहुत कम मात्रा में उनका इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों को। तो वो सलाइवा पे पंगा करते हैं वो हमेशा। ठीक है, वैसे जनरली वीडियोस और भी हैं यूट्यूब पे जो इस बारे में बताती हैं और इन पे रिसर्च पेपर भी हैं इनके इफेक्ट के ऊपर, लेकिन वो कभी सामने आएंगे नहीं क्योंकि उससे क्या होगा कि कंपनियों को दिक्कत होगी ना। तो सलाइवा वाला जो पोर्शन है उससे ओरल कैंसर हो सकता है अगर हम ज़्यादा टूथपेस्ट वगैरह ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड करने की कोशिश करो, मंजन वगैरह का इस्तेमाल करो। ठीक, और सलाइवा का जो नेचर होता है वो क्या होता है बच्चों? बेसिक होता है जनरली। बेसिक में आप इसका पीएच सर्च करना, मैं नहीं बताऊँगा नेट पर कि क्या होता है, 7 पॉइंट कुछ होता है, न्यूट्रल होता है या 8 पॉइंट समथिंग होता है, वो आप मुझे बताना। फिर हम आ जाते हैं ओसोफेगस पे। ओसोफेगस एक पार्ट है यहाँ से गर्दन के नीचे से जो लंग्स को जो लेके जाता है सीधी पाइप, उसे हम कहते हैं ओसोफेगस। ठीक है, उसके बाद ट्रेकिया लेरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स, उसके नीचे वाला जो पोर्शन हमारा चलता है। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ से जो नीचे आएंगे तो ये हमारा स्टोमक है। स्टोमक में भी जो होता है पोर्शन होता है इनका, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे पैंक्रियाज आ जाता है जो कि बहुत प्रकार के एंजाइम सिक्रिएट करता है। एंजाइम जो ये सिक्रिएट करता है आपको मुझे बताना है कि ETC। ETC का मतलब क्या? ETC का मतलब है इलास्टेज, T का मतलब है ट्रिप्सिन और C का मतलब है कीमोट्रिप्सिन। इनके फंक्शन आप देखना और मुझे बताना कि ये कैसे एक्टिव होता है। कुछ चीज़ चाहिए होती होगी एक्टिव होने के लिए, वो पीएच होता है या टेम्परेचर होता है, क्या होता है इन एंजाइम को एक्टिवेट करने के तौर पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं लीवर का। तो लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है बच्चों? लीवर होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लैडर के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि लीवर डैमेज होता है तो कौन सी बीमारी हमारी बॉडी को फेस करनी पड़ सकती है, किस चीज़ का सिक्रेशन होता है। मैं एक बार लिख देता हूँ। जैसे देखो, मैंने 2 बाइल जूस के बारे में बताया था जिनका सिक्रेशन, एक्सेसिव सिक्रेशन होने से हमको दिक्कत होती है। बिलिरुबिन जो कि पिगमेंट भी है, पिगमेंट से इसका कौन सा कलर आता है बच्चों? येलो। ठीक है, और एक होता है बिलबर्डिन, इससे कौन सा कलर देखने को मिलता है? ग्रीन। मैंने सलाइवा में के कंपोजिशन आपको नहीं बताया, मैंने सोचा कि आपको पता, मतलब आप खुद से इसको सर्च करो कि देखो कि सलाइवा में क्या क्या हो सकता है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। उसमें कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वाले कंपाउंड हो सकते हैं। देखना कि उसमें प्रोटीन भी कोई है या नहीं है। जो हम खाना खाते हैं, स्टार्च या जो भी खाते हैं, तो उसमें कोई एक एंजाइम होता है जो चाहिए होता है, उसका नाम ए से शुरू होता है। उसके बारे में मैं बस ये बताऊंगा कि ए से शुरू होता है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में। आप देखना कि उसका नाम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से जाकर सर्च नहीं करोगे ना, स्पून फीडिंग की आदत अगर आपको लग जाएगी तो आप खुद से सर्च नहीं करो। आप दिन भर में बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो गूगल पे, तो थोड़ा इनके बारे में भी सर्च करो कि ऐसा कौन सा एंजाइम होता है। वो मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, मतलब बताऊंगा अगली क्लास में बता दूंगा मैं, जब ये नहीं चल रहा होगा तो मैं लिख के बता दूंगा आपको कि ये चीज़ें चाहिए होती है। क्योंकि मेरी सारी क्लासेस जो होंगी वो एक दूसरे से, अगर मैं बायो पढ़ा रहा हूँ तो कनेक्टेड होंगे। तो ऐसा नहीं कि जो यहाँ छूटेगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैं वहाँ पे भी बता दूंगा। तो बिल्कुल भी इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और बाकी आप लोग कमेंट्स में अपने डाउट लिखते रहना, मतलब लिखना। अगर मैं जब भी उसको देखूंगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको वीडियो में समझा के बताऊं। ठीक है, वर्बली अगर मैं उसको मतलब रिटर्न तरीके से मैं उसको अगर लिख भी दूंगा तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूं और फिर आपको वो ढंग से बताऊं। ठीक बच्चों, अब देखो, तो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि बाइल डक्ट से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम होता है कलर प्रोवाइड करने के तौर पे। ठीक, अब फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा और एक लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और यहीं से जो छोटे छोटे में आ रखा होगा, छोटा छोटा सा, इसको हम क्या कह देंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन।
इनके भी पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में अभी थोड़ा ब्रीफ नहीं बताऊंगा। इलियम होता है, जेजुनियम होता है, ड्यूडेनियम होता है, इसका भी पार्ट होता है, इसका भी मतलब स्टमक का, इसमें फंडस होता है, पाइलोरिक ग्लैंड होता है, वो सब धीरे धीरे मैं मतलब उनके बारे में अभी आपको इस लेवल पे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूमिनेंट्स का अलग होता है, एबोमोसम होता है, ओमेंटम होता है, तो उनके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जनरली ये डायग्राम याद रखना है, इनके मतलब फीचर्स याद रखने हैं कि क्या क्या चीज़ें सिक्रेट करता है। आपको पैंक्रियास पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें एक मेन चीज़ है इंसुलिन, वो कहाँ से सिक्रेट होता है, ग्लूकागोन जो होता है वो क्या होता है, कौन से सेल्स इनको सिक्रेट करते हैं, साथ में कौन से एंजाइम को ये एक्टिव करता है, उन पे पीएच या टेम्परेचर जो है वो क्या चाहिए होता है। जनरली तो पीएच टेम्परेचर तो ऑप्टिमम ही चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन या कोई भी एंजाइम जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है ज़्यादातर। अगर उनमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखो, जब हमको फीवर होता है ना, तो हमारी बॉडी का जो बिल्कुल संतुलन होता है बिल्कुल बिगड़ जाता है। खाना खाते हैं, खाना नहीं पचता, उल्टी हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो राइज कर गया होता है किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया या कोई फंगल कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी उस चीज़ से फाइट कैसे करेगी, उसके लिए वो टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब वो टेम्परेचर बढ़ा देती है तो जो एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली काम कर रहे होते हैं अपना, उनको भी दिक्कत होने लग जाती है। अगर एक ही रूम में अगर 200 लोग आ सकते हैं, मैं उसके अंदर अगर 1000 लोग घुसा दूं तो वो 200 लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो 1000 लोगों को भी दिक्कत होगी, और जो 200 लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी। मतलब कि यही देख सकते हैं कि हमेशा जो होता है वो फ़ायदा और नुकसान दोनों को देखना पड़ता है, अच्छों को भी और बुरों को भी। दोनों को नुकसान भी हो सकता है और दोनों को फ़ायदा भी कभी नहीं हो सकता। मतलब दोनों को फ़ायदा तो कभी नहीं हुआ है एक साथ में, लेकिन दोनों को नुकसान देखने को मिलेगा। मतलब अच्छे लोगों को हमेशा दिक्कत हो सकती है अगर कोई चीज़ नहीं निकल के आए वहाँ पे। तो यही देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल चीज़ें जो होती हैं उनकी प्रोसेस में भी थोड़ी हैम्पर आ जाता है, वो अपनी प्रक्रियाओं को ढंग से नहीं कर पाते टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा वीकनेस फील होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा जैसा फील होने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा थक गए, पूरी बॉडी दर्द करने लग गई। तो ये टेम्परेचर की वजह से ही होता है, और वो भी ज़रूरी है क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी उससे फाइट कैसे करेगी। बिना नॉर्मल टेम्परेचर पे तो करेगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के एंजाइम भी ढंग से काम करेंगे और वो जो आएगा वो भी ढंग से काम करने लग जाएगा। लेकिन होगा क्या, जो फंक्शनल चीज़ें उसकी तादाद जो है वो कम है और जो डेंजरस चीज़ें उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी पे बुरी तरीके से क्या करेगी, कब्जा कर लेगी। इसीलिए हमारी बॉडी कुछ अडेप्टेशन को एक्वायर करती है। ठीक है बच्चों, अब आगे मूव करते हैं। तो बच्चों जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे किस चीज़ के बीच में, लंग्स के ब्रांचेस के बीच में, कि लंग्स के जो ब्रांचेस हैं उनके नेमिंग्स क्या क्या होते हैं। ठीक, इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन पे सीधा चलेंगे। ठीक, तो लंग्स की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ये पोर्शन हो गया आपका किस चीज़ का, ट्रैकिया का। ट्रैकिया के ऊपर वही लेरिंग्स वाला हमारा पोर्शन। तो वहाँ पे से ये 2 लंग्स अगर हम बना दें, इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर लंग्स होता है। ठीक, पूरा थोरेसिक कैविटी की अगर बात करें, और यहाँ से जो इसकी ब्रांचिंग आती है, ब्रांचिंग में और साइड ब्रांचिंग चलते हुए यहाँ पे इसका डिवीज़न के बाद ये इसकी ब्रांचिंग में क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। ठीक, ब्रोंक्यूल्स की जो फर्दर जो अंगूर जैसे गुच्छे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। क्योंकि एल्वोलाई के वहाँ पे ही जो होता है परफ्यूजन देखने को मिलता है हमको, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो लंग्स में एल्वोलाई के थ्रू ही हमको क्या मिलता है, एक्सचेंज जो है वो देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ये सब कुछ क्या होता है यहीं पे देखने को मिलता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में आता है, हार्ट के थ्रू होते हुए आता है। पहले तो क्या होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे लंग्स में यहाँ पे एल्वोलाई के पास गया ऑक्सीजन फिर हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट हुआ हार्ट के थ्रू, उसके बाद पूरी बॉडी को जब जाकर सर्कुलेट हो उसके बाद फिर वो वापस आया, वापस में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया, फिर हमने उसको किस प्रोसेस से, एक्सक्रीशन, मतलब क्या, एक्सपिरेशन से उसको क्या करा बच्चों, बाहर निकाला, और इंस्पिरेशन से क्या करा हमने, ऑक्सीजन को अंदर लिया। ठीक, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे देखने को मिलता है हमको।
जैसे कि इसमें अगर हम बात करें एनिमल्स में तो हमें पता है कि एनिमल्स में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दो चीज़ें क्या ज़रूरत है, एक तो हार्ट है हमारा, दूसरा क्या है, हमारे लंग्स, ठीक है। वहीं प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ऐसी दो चीज़ें क्या हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, फूड का, वाटर का, मिनरल्स का। तो उसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, जाइलम देखते हैं और क्या देखते हैं, फ्लोएम देखते हैं। क्योंकि प्लांट्स के पास तो मुंह नहीं है खाने के लिए, उनके पास तो बस क्या है, रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम किसी भी, अगर हम प्लांट की बात करें तो रूट सिस्टम उसका कहाँ से आ रहा होगा बच्चों, हमेशा के तौर पे ज़मीन से उसका डीप रूट सिस्टम होगा। वो क्या कर रहा होगा, सॉइल से ही ज़्यादातर अपने जो होंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो कहाँ से ले रहा होगा, सॉइल से ले रहा होगा, है ना बच्चों। मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो अपने कहाँ से ले रहा होगा, सॉइल से ले रहा होगा। बेसिकली क्या होगा उसमें, नाइट्रोजन कंपोजिशन, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे वो कहाँ से ले रहा होगा बच्चों, सॉइल से ले रहा होगा, ठीक है। इसमें उसका क्या हो सकता है, निट्रिक हो सकता है ना। निट्रिक में भी क्या, नाइट्रोजन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो देखो, नाइट्रोजन कंपाउंड में सबसे बड़ी बात ये अमोनिया, जिसका नाम सुना होगा आपने, अमोनिया वगैरह हो गया। ये जो नाइट्रोजन साइकिल चलती है उसमें अमोनिया बनता है, फिर उसके बाद नाइट्रेट ऑक्साइड बनता है, मतलब NO बनता है, निट्रिक होता है, HNO3 होता है, HNO2 होता है। वो कैसे कैसे काम करता है इस प्रोसेस में। और फॉस्फोरस साइकिल ऊपर से इसको देती है P, क्योंकि सारे मिनरल्स तो सॉइल से मिल नहीं सकते। कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जो ये सॉइल से भी ले सकता है, नाइट्रोजन साइकिल से ले सकता है, फॉस्फोरस से ले सकता है, बायोजियोकेमिकल से ले सकता है, बाकी फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जो है यूटिलाइजेशन वो कर सकता है। सारे मिनरल्स ऐसे लेता है बाकी। लेकिन अब फूड की अगर हम बात करें और वाटर की बात करें तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए पूरे प्लांट में इस पूरे प्रोसेस को ले जाने, क्योंकि जो चीज़ फूड यहाँ पे अवेलेबल है वो इस बेचारे इस ब्रांच को कैसे मिलेगा खाना। तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए इन्हें दो प्रकार के ट्रांसपोर्टर चाहिए होते हैं। तो ट्रांसपोर्टर में एक वाटर का ट्रांसपोर्टर होता है और एक क्या होता है बच्चों, फूड का ट्रांसपोर्टर होता है। तो जनरली ये सेल्स होते हैं जो कि इस तरीके की प्रक्रिया में वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। बेसिकली हम इन दोनों को क्या कहते हैं, वाटर वाले को और इसको मिला के हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू मतलब वाटर से रिलेटेड काम करता है कौन, जाइलम, वेस्कुलर टिश्यू के तौर पे। और फ्लोएम क्या काम करता है बच्चों, ये फूड ट्रांसपोर्टर के तौर पे एक्ट करता है। फूड ट्रांसपोर्टर के तौर पे मतलब खाना ले जाना और एनर्जी प्रोवाइड करना, खाना दे के। यहाँ पे अगर किसी को भूख लगी, यहाँ पे किसी को भूख लगी तो उसको खाना कौन देगा। तो वो जो एक सिस्टम है इसमें, वो उसमें सेल्स चाहिए होते हैं, फ्लोएम काम करता है वहाँ पे। और जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए कौन काम करता है, जाइलम के सेल्स करते हैं। इसमें भी इसके डिफरेंट प्रकार के सेल्स होते हैं। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम में ही फिर उसके बाद स्क्लेरिड्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं जो इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि खाना लेके जाना है या पानी लेके जाना है तो कोशिश ये भी तो करनी है कि भाई कहीं लीकेज ना हो। पता चले लेके जा रहे हैं, आधा रास्ते में ही बहा दिया, फिर वहाँ पे पहुँचे तो कुछ है नहीं हमारे पास में, तो उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें और भी मेम्बर्स होते हैं, स्क्लेरिड्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं जो कि इसकी मदद करते हैं। सीप ट्यूब्स जो फ्लोएम में देखे जाते हैं वो होते हैं, वो इसकी मदद करते हैं ताकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि ये लेके जा पाए। स्क्लेरेन्काइमा होते हैं जो कि इसको मैकेनिकली क्या करते हैं, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अपने चीज़ों को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक। क्योंकि प्लांट्स के पास दिन भर नहीं कि वो खाना बनाता रहेगा। सुबह का टाइम है, फोटोसिंथेसिस हुई, जब तक सनलाइट है तब तक फोटोसिंथेसिस चलेगी, तब तक ही खाना बना सकता है। रात में तो उसको यूटिलाइज करना है, अपना किसी तरीके से काम चलाना है। तो इसीलिए बहुत एक पूरी कोशिश करता है कि एफिशिएंट प्रोसेस जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो ढंग से अपने पर्याप्त तरीके से हो पाए और जो खाना और पानी है वो दोनों रिक्वायरमेंट जो है एक प्लांट की वो पूरी तरीके से परिपूर्ण हो पाए, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया जो वाटर ट्रांसपोर्टर होते हैं वो जाइलम कहलाते हैं और जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोएम कहते हैं। अब इसमें इनके रूट्स के भी बहुत ज़्यादा, अगर हम स्टोमेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ड्राई कंडीशंस में होते हैं जो प्लांट्स, वो क्या करते हैं, ड्राई कंडीशन वाले प्लांट जो होते हैं उनमें आप अगर देखोगे तो उनका जो रूटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि कीकड़ वगैरह देखे होंगे अपने राजस्थान वगैरह में, ओपनशिया वगैरह होते हैं, कैक्टस वगैरह होते हैं, उनका जो रूट सिस्टम होता है वो पूरा क्या करते हैं, रूट सिस्टम जो होता है ज़्यादातर प्लांट्स का जो कि ड्राई कंडीशन में होता है, रूट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा उनका डीप होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे ज़मीन तक जा रखा होता है ताकि उनको पूरी मात्रा में पर्याप्त न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों मिल सके, ठीक। तो
जनरली इसमें यही बता रखा है कि आप कैसे स्ट्रेस से फाइट करते हो, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो चाहिए होते हैं प्लांट्स को, किसी पर्टिकुलर एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्टर है। अब अगर हम उसकी बात करेंगे एनिमल्स में, तो एनिमल्स में हार्ट और लंग्स के बारे में बात करेंगे। हार्ट में जनरली हम देखेंगे कि जो पूरा प्रोसेस है कार्डियक साइकिल वो किस हिसाब से चलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, कैपिलरीज का वहाँ पे क्या काम होता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है, और थोड़ा सा पेस मेकर के बारे में भी जानेंगे कि वो पेस कौन मेक करता है, जिसको आप सिनोआर्टेरियल नोड कहते हैं, वो कैसे काम करता है, चैम्बर ऑफ हार्ट कैसे एक दूसरे के बीच में सेपरेशन मेंटेन करते हैं, वॉल्व क्या होती हैं कि कैसे वो रोकती हैं कि भाई ये खून इसी वाले चैम्बर में अभी तो नीचे वाले में मत जा, प्रेशर मेंटेन कैसे करेंगे। ऊपर से फिर लंग्स में हम देखेंगे, लंग्स में जो मैंने आपको बताया ब्रोंक्यूल्स एल्वोलाइज के बारे में कि वो कैसे मेंटेन करते हैं अपने, कैसे वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को जो है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को कैसे मेंटेन करते हैं, वहाँ पे कौन सा काम करता है, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज जो होता है वो एंजाइम क्या काम करता है। तो ये हम थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे। उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या होती है, उसमें डायलिसिस कब इस्तेमाल होता है, जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में उसमें किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नेफ्रॉन वो कैसे काम करती है, एक किडनी में क्या क्या पोर्शन होते हैं, और जनरली वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को या डायलिसिस के प्रोसेस को कैसे करते हैं, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है प्यूरिफाई करना वाटर को, है ना। तो वो सब हम आगे की क्लासेस में इसका एक ही बार में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे मिलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। जनरली हमने पहले लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देखी कि लाइफ प्रोसेस किस प्रकार का प्रोसेस है, वो हमारी लाइफ में क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम फर्दर न्यूट्रिशन पे मूव करें। न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉफिक देखा, हेटरोट्रॉफिक देखा, उसके बारे में डिफरेंस देखा। ऑटोट्रॉफिक में क्लोरोफिल क्या करता है, स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा एरिड कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में कैसे होते हैं, संकन कैसा होता है, या बिल्कुल उसका जो प्रॉपर शेप पोर मेंटेन कैसा होता है। ट्रांसपिरेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत सही बताया कि जनरली वो ड्राई कंडीशंस में जो होता है वो पानी को बाहर ले जाने के काम पे, एक टेम्परेचर मेंटेन करने के काम पे प्लांट्स में देखा जाता है। गटिशन के बारे में मैंने आपसे पूछा। उसके बाद मैं थोड़ा एलिमेंट्री कैनाल की तरफ मूव करा, मैंने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको बताया। फिर फर्दर मैंने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। लेकिन अभी इसमें मैं ये पहला वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। अभी मैंने आपको नाम लिया ग्लाइकोलाइसिस टीसीएस साइकिल का, तो मैंने आपको एटीपी के बारे में बताया। मैंने ग्लाइकोलाइसिस के आपको 3 चीज़ें नहीं बताई अभी कि ऑक्सीजनिक प्रोसेस में क्या होगा, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, इथेनॉल कब बनेगा, वो कौन सा फर्मेंटेशन चलेगा, ईस्ट का क्या काम होगा। उसके बाद मैंने आपको इसमें क्या नहीं बताया, मैंने आपको लंग्स के बारे में, एल्वोलाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंशिएट करूंगा। जनरली मैं इसमें ऑर्गेनिज्म के ट्रांसपोर्ट के बारे में, हार्ट का पूरे स्ट्रक्चर में जो रिलेटेड जो कार्डियक साइकिल है जो 0.8 सेकंड की है उसके बारे में थोड़ा डीप में बताऊंगा। फिर फर्दर मैं मूव करूंगा एक्सक्रीशन के बारे में बताऊंगा कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है, उसकी ज़रूरत क्यों है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पर ज़्यादा क्यों देखा जाता है, ऐसे कौन से सेल्स हैं जो एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा मदद करते हैं, नेफ्रॉन क्यों इस्तेमाल होता है, हेमोडायलिसिस का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, वो किस प्रिंसिपल पर निर्भर करता है, क्या प्रोसेसेस होती है। तो बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए। तब तक के लिए आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।